मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि तभी बाहर से मेरे भाई की हंसी की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक के देखा, वो हाथ में मोबाइल लिया आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। कभी मुस्कुरा देता, कभी शर्मा के सर झुका लेता, कभी धीमी आवाज़ में बात करता। मैंने चाय का चूल्हा बंद किया और दबे कदमों उसके पीछे जा खड़ी हुई। वो इतना मगन था कि उसे मेरे आने का एहसास भी ना हुआ। मैंने अचानक उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंक के पलटा और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं हंस पड़ी और बोली, ये कौन है जिससे इतनी देर से बातें हो रही हैं? आज तो हमारे सीधे साधे भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। वो पहले तो बात टालने लगा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस एक दोस्त था। मैंने उसका मोबाइल पकड़ने की कोशिश की तो वो फौरन पीछे हट गया और बोला, तुम्हें हर बात जाननी ज़रूरी है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मुझसे कोई राज नहीं रख सकते। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर चारों तरफ देखा कि कहीं अम्मी या अब्बा तो नहीं सुन रहे। फिर आहिस्ता से मेरे करीब आके बोला, अगर मैं एक बात बताऊं तो किसी से कहोगी तो नहीं? मैंने फौरन अपना हाथ उसके हाथ पे रख के कहा, पहले बात बताओ फिर फैसला करूंगी। तो वो झिझकते हुए बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी आंखें खुशी से फैल गईं। मैंने जोर से कहा, सच? वो फौरन मेरे मुंह पे हाथ रख के बोला, आहिस्ता, अगर अम्मी ने सुन लिया तो अभी मेरी खैर नहीं। मैं हंसने लगी और बोली, आखिर हमारे भाई भी बड़े हो गए, अब हमारे घर में भी भाभी आएंगी। वो मेरी खुशी देख के खुद भी हंसने लगा। मैंने फौरन पूछा, कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कितनी बार मिली है? उसने हंस के कहा, एक साथ इतने सवाल मत करो, सांस तो लेने दो। फिर उसे बताया वो लड़की अपने मामू के घर एक शादी में मिली थी। इसके बाद कभी कभी फ़ोन पर बात होने लगी और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने कहा, फिर देर किस बात की, आज ही अम्मी अब्बा से बात करो। वो घबरा गया और बोला, इतनी आसान बात नहीं है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, पहले कोशिश तो करो, शायद वो मान जाए। शाम को सब लोग सहन में बैठे चाय पी रहे थे। अम्मी सब्जी काट रही थी, अब्बा अखबार पढ़ रहे थे। मैंने जानबूझ के भाई की तरफ देखा, वो मेरी बात समझ गया मगर फिर भी खामोश बैठा रहा। आखिर मैंने ही शरारत से कहा, अम्मी अब हमारे भाई की शादी कर देनी चाहिए। अम्मी हंस के बोली, हमें भी यही फिक्र लगी हुई है, मगर पहले कोई अच्छी लड़की तो मिले। मैंने फौरन भाई की तरफ देखा, वो पसीना साफ करने लगा। अब्बा ने भी अखबार नीचे रखा और बोले, क्यों बेटा, तुम्हारी नज़र में कोई है क्या? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर भाई ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बा, एक लड़की है, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी और अब्बा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अम्मी ने नरमी से पूछा, कौन है बेटा? भाई ने लड़की का नाम बताया और उसके घर वालों के बारे में भी बताया। अब्बा काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अगर लड़की अच्छी है और ख़ानदान भी ठीक है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आखिर शादी तो तुम्हें ही करनी है। भाई के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। मैंने खुशी से तालियां बजा दी और कहा, बस फिर जल्दी से भाभी को घर ले आए। अगले चंद दिन घर में इसी बात का चर्चा रहा। अम्मी कभी किसी रिश्तेदार से उस खानदान के बारे में पूछती, कभी अब्बा किसी जानने वाले से मालूमात लेते। भाई हर रोज़ बेचैनी से पूछता, कोई नई खबर मिली? मैं उसे छेड़ती रहती और कहती, अभी से इतनी बेचैनी है, शादी के बाद क्या करोगे? वो शर्मा के मुस्कुरा देता। एक शाम अम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, इतवार को हम लोग लड़की वालों के घर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। मैंने खुशी से कहा, ज़रूर जाऊँगी, आखिर मुझे भी तो अपने होने वाली भाभी को देखना है। फिर हम दोनों अलमारी खोल के कपड़े निकालने लगे। अम्मी कहने लगी, पहली मुलाकात में इंसान का अंदाज भी बहुत अहम होता है। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी फिक्र न करें, मैं ऐसी बातें करूँगी कि वो लोग फ़ौरन हाँ कर देंगे। अम्मी ने प्यार से मेरे सर पे हाथ मारा और बोली, बस ज़्यादा शरारत मत करना। इतवार की सुबह सब लोग जल्दी तैयार हो गए। अब्बा ने जाते हुए बार बार भाई को समझाया कि ज़्यादा बोलना नहीं, सिर्फ सलाम करना, बाकी बात हम करेंगे। मगर भाई की हालत ऐसी थी कि उसे शायद किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैं सारा रास्ता उसे छेड़ती रही और वो बार बार मुझे खामोश रहने का इशारा करता रहा। जब हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया। हमें बड़े कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद चाय और खाने की चीज़ें आईं। घर का माहौल बहुत सादा मगर मोहब्बत भरा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक लड़की ट्रे में चाय लेके अंदर आई। भाई ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गई यही वो लड़की है। वो नज़रें झुका के सबके सामने चाय रख रही थी, मगर एक लम्हे के लिए उसकी और मेरे भाई की नज़रें मिली तो दोनों फ़ौरन दूसरी तरफ देखने लगे। बातों बातों में दोनों ख़ानदान एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। अब्बा ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हमें आपकी बेटी पसंद आई है, अगर आप लोगों को भी हमारा बेटा पसंद हो तो हम ये रिश्ता खुशी से करना चाहते हैं। लड़के के वालिद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप लोग इज्जत वाले हैं, लड़का भी हमें पसंद आया है, मगर इतना बड़ा फैसला हम एक ही मुलाकात में नहीं करेंगे। हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, फिर हम खुद आपके घर आकर जवाब देंगे। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर खुशी का अजीब सा माहौल था। अम्मी बार बार कह रही थी,
अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। अब्बा भी मुतमईन नजर आ रहे थे। भाई खामोश बैठा था मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट छुप नहीं रही थी। मैंने उसे कोहनी मारी और आहिस्ता से कहा, लगता है भाभी पसंद आ गई है। वो शर्मा के खिड़की से बाहर देखने लगा। घर पहुंचते ही अम्मी ने रिश्तेदारों से भी जिक्र करना शुरू कर दिया कि अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही घर में खुशी आने वाली है। मैं भी अपने कमरे में बैठ के यही सोच रही थी कि चंद ही दिनों में हमारे घर में एक नई बहन आ जाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी चंद दिन बाद एक ऐसी शर्त के नीचे दबने वाली है जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बदल देगी। अगले 2 दिन हमारे घर में हर बात का आगाज भी उसी रिश्ते से होता और अख्ताम भी उसी पर। अम्मी कभी अलमारी खोल के नए बर्तन देखने लगती और कहती, अगर रिश्ता तय हो गया तो ये भाभी के लिए रखूंगी। कभी अब्बा बाजार से वापस आते तो कहते, लोग इस खानदान की बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे अपने भाई को छेड़ने का एक नया बहाना मिल गया था। मैं जब भी उसे देखती मुस्कुरा के पूछती, भाभी का फोन आया था। वो शर्मा के कहता, तुम्हें हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है, मगर उसकी आंखों की खुशी बता देती थी कि वो दिल ही दिल में हर गुजरते दिन को गिन रहा है। तीसरे दिन दोपहर के वक्त अम्मी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, जल्दी से ड्राइंग रूम की सफाई कर दो, मेहमान आने वाले हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन आ रहा है? तो अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज जवाब मिल जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो थोड़ी देर बाद एक गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने आके रुकी। मैं समझ गई कि वो लोग आ गए हैं। मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से पानी की ट्रे लेके ड्राइंग रूम में गई। सब लोग बड़े अदब से बैठे थे। भाई भी खामोशी से एक तरफ बैठा था। मैंने चाय रखी और वापस आने लगी तो अम्मी ने इशारे से कहा, तुम भी यहीं बैठ जाओ। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। कुछ देर आम बातें होती रहीं, फिर लड़की के वालिद ने मुस्कुरा के कहा, हमें आपका बेटा पसंद आया है। हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। मेरे भाई के चेहरे पे ऐसी खुशी आई जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अम्मी ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब्बा ने भी खुश होकर उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन उस लम्हे लड़की के चचा ने गला साफ किया और बोले, एक बात और है जो पहले ही साफ कर देना चाहते हैं। कमरे में सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, हमारे ख़ानदान में एक पुरानी रवायत है, हम अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करते हैं जहाँ से अपने बेटे के लिए भी रिश्ता मिल जाए। मैं पहले तो उनकी बात पूरी तरह समझ न सकी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे से कर दें तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, फिर अब्बा की तरफ। अब्बा ने नरमी से कहा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? उन्होंने जवाब दिया, वो आपकी बेटी से चंद साल छोटा है, मगर अच्छा लड़का है, अपना कारोबार करता है। मेरे दिल को जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। मैंने बेख्तियार अपने अब्बा की तरफ देखा। मुझे लगा वो फौरन इनकार कर देंगे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बात हमारे लिए नई है, हमें सोचने का वक्त चाहिए। लड़की के वालिद ने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच लीजिए, मगर हमारी तरफ से यही शर्त है, हम बेटी भी अकेली नहीं भेजते और बेटा भी अकेला नहीं लाते। बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मैं भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में बार बार वही एक जुमला गूंज रहा था, अपनी बेटी के बदले अपनी बेटी। शाम को अब्बा ने सबको सहन में बुलाया। मैं भी आके बैठ गई। अम्मी खामोश थीं। भाई के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। अब्बा ने आहिस्ता से कहा, तुम सब ने उनकी शर्त सुन ली है, अब हर एक अपनी राय दे। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और साफ लफ्ज़ों में कहा, अब्बा मैं ये शादी नहीं करूँगी। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मैंने दोबारा कहा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहती जहाँ मेरी शादी सिर्फ इसलिए की जाए कि मेरे भाई की शादी हो सके। और फिर वो लड़का मुझसे उम्र में भी छोटा है। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। भाई ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोला। उसकी खामोशी मेरे दिल पे और भी भारी लग रही थी। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटी अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, सिर्फ बात हो रही है। मैंने कहा, अम्मी अगर फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूँगी। अब्बा काफ़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, पहले हमें हर पहलू से सोचना होगा। उसी वक्त भाई अपनी जगह से उठा और धीमी आवाज़ में बोला, अब्बा अगर मेरी खुशी की कीमत मेरी बहन की खुशी है तो फिर मुझे भी ये शादी नहीं करनी। मैंने पहली बार उसकी तरफ देख के मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था, क्योंकि मैं जानती थी कि बाज़ औक़ात घर के बड़े दिल की नहीं रस्मों की सुनते हैं, और मुझे डर था कि कहीं ये खामोशी आने वाले तूफ़ान की शुरुआत ना हो। अगले चंद दिन हमारे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। यहाँ पहले जहाँ हर वक्त हंसी मजाक की आवाज़ें आती थीं, अब वहाँ खामोशी रहने लगी। मैं जब भी सहन में निकलती, अब्बा किसी न किसी सोच में गुम बैठे होते। अम्मी तस्बीह हाथ में लिए कभी मुझे देखती, कभी भाई को, अभी खामोश हो जाती। भाई दफ्तर से वापस आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता, ना पहले की तरह मेरे साथ चाय पीता, ना हंसी मजाक करता। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि एक शर्त ने पूरे घर की खुशियाँ रोक दी हैं।
ایک شام میں اپنے کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا بھائی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کافی دیر تک خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں صرف اس فیصلے سے ڈر رہی ہوں جس میں میری مرضی کی کوئی قیمت نہیں رکھی جا رہی۔ بھائی نے نظریں جھکا لیں اور بولا، میں نے اسی لیے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری قربانی پہ اپنی خوشی نہیں بنا سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی مگر اس کے چہرے پہ بے بسی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مسئلہ تم نہیں ہو، مسئلہ یہ رسم ہے جس میں ایک بہن اور ایک بھائی کی زندگیاں سودا بن جاتی ہیں۔ اسی دوران امی نے ہمیں آواز دی، ہم دونوں صحن میں آ گئے۔ وہاں ابا پہلے سے بیٹھے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا اور بولے، میں نے اس معاملے پہ بہت سوچا ہے۔ لڑکی والے اپنی شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے اگر وٹے سٹے کی شادی نہ ہوئی تو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ بھائی فوراً بولا، پھر رہنے دیں ابا، میں زبردستی کسی کو اپنے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا، بات صرف تمہاری نہیں، ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے خود رشتہ توڑ دیا۔ میں نے پہلی بار قدرے اونچی آواز میں کہا، لوگ ہماری زندگی گزاریں گے یا ہم خود گزاریں گے؟ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ امی نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، بیٹی، ہم تمہارا برا نہیں سوچ سکتے۔ میں نے کہا، پھر میری بات مانیے، میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، ایک رشتہ دار آئے اور ابا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں پانی دینے گئی تو ان کی باتیں سن لی۔ وہ کہہ رہے تھے، آج کل یہی طریقہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، ایک گھر سے لڑکی جائے تو دوسرے گھر سے بھی لڑکی آ جائے، پھر دونوں خاندان بندھے رہتے ہیں، ورنہ لوگ بعد میں مکر جاتے ہیں۔ میرے دل میں آیا جا کے کہوں کہ بندھتے خاندان نہیں قید ہوتے ہیں، مگر میں خاموش رہی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میں چھت پہ ٹہل رہی تھی کہ بھائی بھی اوپر آ گیا۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر تم کہو تو میں کل ہی اس لڑکے سے انکار کر دوں۔ میں نے کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا، تم نے اسے پسند کیا ہے نا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ بولا، جتنا میں سمجھ سکا ہوں شاید ہاں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، پھر مجھے تمہارا گھر اجڑتا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وہ فوراً بولا، مگر تمہاری خوشی۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نے یہ بات اسے تسلی دینے کے لیے کہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں خوف پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے حالات آہستہ آہستہ مجھے ایک ایسے راستے کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں میری مرضی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ 2 دن بعد ابا نے ہمیں بتایا کہ لڑکی والوں نے دوبارہ پیغام بھیجا ہے، وہ آخری جواب سننا چاہتے ہیں، اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم راضی ہوں تو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے اچھی طرح مل لیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ شاید وہ لڑکا خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے، کیونکہ اگر وہ بھی میری طرح اس شادی پہ راضی نہ ہوا تو شاید یہ سارا معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی ہم دونوں کو ایک ایسی آزمائش کے سامنے لانے والی ہے جہاں انکار کرنے والے بھی آخرکار ہاں کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اگلے اتوار صبح سے ہی گھر میں ہلکی ہلکی بے چینی تھی۔ امی بار بار مجھ سے کہتی، بیٹا، مہمان آنے والے ہیں، اچھے کپڑے پہن لو۔ میں دل نہ ہوتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ گاڑی رکی اور وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے حسب عادت پانی اور چائے کی ٹرے اٹھائی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اس بار ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ میں سمجھ گئی یہی وہ لڑکا ہے جس کا رشتہ میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ میں نے نظر جھکا کے سب کے سامنے چائے رکھی، مگر ایک لمحے کے لیے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی۔ وہ بھی میری طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ دلچسپی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی صرف بڑوں کے کہنے پہ یہاں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ میں واپس مڑنے لگی تو امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں عام باتیں ہوتی رہیں، کبھی کاروبار کا ذکر ہوتا، کبھی خاندان کا۔ پھر لڑکی کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا، بیٹا، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ اسے پہلی بار سر اٹھایا، مگر میری طرف دیکھنے کے بجائے اپنے والد کی طرف دیکھ کے بولا، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ صرف بات ختم کرنا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے آواز دی کہ میں کچن سے کچھ اور چیزیں لے آؤں۔ میں اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو دیکھا ابا ان سے کہہ رہے تھے، اگر بچوں کی مرضی شامل ہو تو رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ اس میں لڑکی کے والد ہنس کے بولے، ہمارے گھر میں بچے بڑوں کے فیصلے پہ سر جھکا دیتے ہیں، یہی ہماری روایت ہے۔ میں نے چوری سے اس لڑکے کی طرف دیکھا، اس نے ہلکا سے سر جھکا لیا مگر کچھ نہ بولا۔ لڑکا بظاہر اچھا تھا، سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، اس کے قد و قامت سے بھی نہیں لگتا تھا کہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ مہمان شام تک بیٹھے رہے، پھر جاتے انہوں نے کہا، اب فیصلہ زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں بچوں کی خوشی اسی میں ہے۔ میں یہ جملہ سن کے دل ہی دل میں تلخی سے ہنسی، کیونکہ وہاں بیٹھا شاید ہی کوئی ایسا تھا جس نے ہم دونوں سے پوچھا ہو کہ واقعی ہماری خوشی کس میں ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں صحن میں آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بھائی ہمارے پاس آیا اور بولا، تم نے اس لڑکے کو دیکھا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا،
हाँ देखा। उसे पूछा कैसा लगा। मैंने कहा ये सवाल मुझसे नहीं उससे पूछना चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पे भी वही खामोशी थी जो मेरे दिल में है। भाई ने चौंक के मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें भी ऐसा लगा? मैंने सर हिला दिया और कहा, वो एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे अपने होने वाली बीवी को देखने आया हो। रात को खाने के बाद अब्बा ने सबको फिर इकट्ठा किया। उनके चेहरे पे संजीदगी थी। वो बोले, मैंने बहुत सोचा है। लड़की वालों ने साफ कह दिया है कि अगर हम इनकार करेंगे तो वो भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। अब फैसला हमें करना है। भाई फौरन बोला, अब्बा अगर बहन राजी नहीं तो मेरी तरफ से इनकार समझें। मगर इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, अम्मी बोल उठी, बेटा कभी कभी इंसान को एक कुर्बानी दे के 2 घर आबाद करने पड़ते हैं। मैंने फौरन कहा, लेकिन अगर वो कुर्बानी देने वाला खुद ही सारी उम्र ना बच सके तो फिर वो 2 घर कैसे आबाद होंगे? कमरे में खामोशी छा गई। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर तुम भी ये देखो, तुम्हारा भाई उस लड़की से मोहब्बत करता है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो सिर्फ 2 नहीं 2 खानदान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैंने भी पहली बार महसूस किया कि सबकी बातों का रुख आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा है, जैसे फैसला मेरे कंधों पे रख दिया गया हो। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जितना बोलती उतना ही मुझे महसूस होता कि मैं अपने भाई की खुशी छीनने वाली बन रही हूँ। अगली सुबह मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी कि भाई मेरे पास आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शायद वो पूरी रात जागता रहा था। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, अगर तुम सिर्फ मेरी वजह से हाँ कहोगी तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या तुम सारी ज़िंदगी खुश रह सकोगे? वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि हम दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं मांग रहा था। हम सिर्फ एक दूसरे की खुशी बचाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली थी। शाम को अब्बा मेरे कमरे में आए। वो मेरे पास चारपाई पे बैठ गए और बोले, बेटा मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मगर ज़िंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं हालात से करने पड़ते हैं। अगर तुम ये रिश्ता कबूल कर लो तो तुम्हारे भाई का घर भी बस जाएगा और तुम भी एक अच्छे ख़ानदान में चली जाओगी। मैंने काफ़ी देर तक कुछ न कहा। फिर मेरी नज़र दीवार पे लगी, अपने और भाई के बचपन की तस्वीर पे पड़ी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंस रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी हाँ से मेरे भाई की खुशी वाबस्ता है तो मैं इनकार नहीं करूँगी। अब्बा ने सुकून का सांस लिया और मेरे सर पे हाथ फेर के कमरे से बाहर चले गए। मैं अकेली बैठी रह गई। दिल बार बार यही कह रहा था कि शायद मैंने अपने भाई के लिए बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, मगर ना जाने क्यों अंदर कहीं एक आवाज़ मुसलसल मुझे खबरदार कर रही थी कि बाज़ कुर्बानियाँ घर नहीं बसाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 4 जिंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। मेरे हाँ कहने के चंद ही दिन बाद दोनों घरों में शादी की तैयारियाँ शुरू हो गईं। सुबह से शाम तक घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता। अम्मी कभी कपड़ों की फिक्र में होती, कभी जेवर निकाल के देखती। अब्बा बाजार के चक्कर लगाते रहते और मेरा भाई कई कई बार मोबाइल देख के मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसकी बात अपनी होने वाली दुल्हन से घर वालों की मर्जी के साथ होने लगी थी। मैं सबको खुश देखती तो अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट ले आती, मगर जब रात को अपने कमरे में अकेली होती तो दिल पे एक अजीब सा बोझ उतर आता। एक दोपहर में मेहंदी के कपड़े देख रही थी कि भाई मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसे मेरे सामने रख के कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने खोल कर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कब से मेरी पसंद का इतना ख्याल आने लगा? वो खामोश हो गया, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अब ये बात बार बार मत किया करो। जो होना था वो हो गया। अब कोशिश करो कि दोनों घरों में खुशियाँ आएँ। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूँ अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। मैंने दिल में सोचा, काश हर मुश्किल भाई के साथ खड़े होने से हल हो जाती। चंद दिन बाद मेहंदी की तकरीब थी। घर में औरतें गाने गा रही थीं, सब खुश थे। मेरी होने वाली भाभी भी अपने घर में मेहंदी लगा रही होगी। ये सोचकर मुझे उसकी खुशी का एहसास होता, मगर उस लम्हे अपने आने वाले कल का ख्याल आता तो दिल फिर से खामोश हो जाता। कई बार मेरी नज़र दरवाजे की तरफ जाती, जैसे ना जाने क्यों मुझे लगता था कि अभी कोई आएगा और कहेगा ये शादी नहीं हो सकती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रस्में एक एक करके पूरी होती रहीं। बारात वाले दिन सुबह अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, आज के बाद तुम इस घर की मेहमान रह जाओगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग चुकी थीं, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि घर में हर तरफ खुशियों का शोर था और मैं किसी की खुशी में अपनी उदासी शामिल नहीं करना चाहती थी। शाम तक दोनों निकाह एक ही वक्त पे होने थे। पहले मेरे भाई का निकाह पढ़ाया गया, फिर मेरा नाम पुकारा गया। मैंने धीमी आवाज़ में कबूल है कहा।
मगर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे ये लफ्ज़ मेरे होंठों से नहीं किसी और के होंठों से निकला हो। निकाह ख़त्म हुआ तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मेरा भाई अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। मैंने उसे देखा तो दिल से दुआ निकली कि अल्लाह करे उसकी खुशियाँ हमेशा कायम रहें। रुखसती का वक्त आया तो अम्मी मुझसे लिपट के बहुत रोईं। अब्बा ने मेरे सर पे हाथ रखा मगर उनकी आंखें भी नम थीं। मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे साथ वो शख्स भी बैठा था जो चंद घंटे पहले मेरा शौहर बना था। पूरा रास्ता हम दोनों खामोश रहे। न उसने मेरी तरफ देखा न मैंने उसकी तरफ देखा। गाड़ी की आवाज़ के अलावा वहाँ कोई और आवाज़ नहीं थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे दो अजनबी एक ही रास्ते पर सफ़र तो कर रहे हैं मगर दोनों की मंजिल अलग अलग है। जब हम उसके घर पहुँचे तो रस्में शुरू हो गईं। घर की औरतें हंस रही थीं। कोई मेरा हाथ पकड़ता, कोई दुआएं देता। मैं खामोशी से सब करती रही। फिर मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। किसी ने घूंघट दुरुस्त किया, किसी ने कहा दूल्हा अभी आ जाएगा। दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली रह गई। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो अंदर आया मगर मेरी तरफ देखने के बजाय सीधा खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं इंतज़ार करती रही कि शायद वो कुछ कहेगा मगर कई मिनट गुजर गए। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। आखिर उसे धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मालूम है ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई। मैंने भी आहिस्ता से जवाब दिया, और ना ही तुम्हारी मर्ज़ी से। वो पहली बार मेरी तरफ मुड़ा मगर उसने घूंघट उठाने की भी कोशिश न की। फिर बोला, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया था मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने कहा मैंने भी बहुत इनकार किया था। वो तल्ख लहजे में हंसा और बोला, लगता है आज इस कमरे में 2 नहीं 4 लोगों की ख्वाहिशें दफन हुई हैं। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया मगर मेरी तरफ एक नज़र भी न डाली। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। उसने मुझे न रोका न पूछा कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो। मैंने भी कुछ न कहा क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था कि इस कमरे में मियाँ बीवी नहीं बल्कि 2 मजबूर इंसान बैठे हैं जिन्हें दूसरों के फैसलों ने एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया है। रात बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। कभी मैं अपने मैके के बारे में सोचती, कभी भाई और अपनी नई भाभी के बारे में। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जब अगली सुबह मेरी आंख खुलेगी तो इस कमरे में मेरा शौहर मौजूद नहीं होगा और उसे एक लम्हे के बाद 4 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब कमरे के बाहर लोगों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने चंद लम्हे खामोश लेटे लेटे छत को देखा। फिर अचानक मुझे रात की सब बातें याद आ गईं। मैं फ़ौरन उठ के बैठ गई। मेरी नज़र बिस्तर की तरफ गई तो वो खाली था। पहले मुझे लगा शायद वो फजर की नमाज के लिए गया होगा या घर के किसी बड़े के पास बैठा होगा। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने आहिस्ता से अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे के करीब जाके खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। मेरी सास मुस्कुराती हुई अंदर आई और बोली, बेटा रात भर जागती रही होगी इसीलिए अभी तक सो रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर बोली, वो कहाँ है? मैंने बेख्तियार जवाब दिया, शायद बाहर गए होंगे। मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा। मेरी बात सुन के वो ज़्यादा मुतवज्जे न हुई और बोली, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो चली गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकल आई। घर में सब लोग नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थे। मेरी नंद ने हंस के कहा, भाभी आए इधर बैठें। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मेरी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। चंद मिनट गुजरे, फिर उसकी अम्मी ने एक लड़के से कहा, ज़रा जाके देखो वो छत पे तो नहीं है। वो लड़का ऊपर गया और वापस आके बोला, वहाँ तो कोई नहीं। पहली बार मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई मगर मैं फिर भी खामोश रही क्योंकि मैं इस घर में नई थी। किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसके वालिद ने कहा, शायद किसी दोस्त के पास चला गया होगा, अभी आ जाएगा। मगर उनकी आवाज़ में भी वो यकीन नहीं था जो अल्फाज में नज़र आ रहा था। वक्त गुजरता गया। नाश्ते का वक्त निकल गया। फिर दोपहर होने लगी। अब घर वालों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आने लगी। कोई उसके दोस्तों को फ़ोन करता, कोई रिश्तेदारों से पूछ रहा था मगर हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, वो यहाँ नहीं आया। मैं कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ होती जा रही थी। दोपहर के करीब मेरे भाई और अब्बा भी हमारे घर पहुंच गए। शायद उन्हें भी किसी ने इत्तला दे दी थी। भाई सीधा मेरे पास आया और धीमी आवाज़ में पूछा, सब ठीक है ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, सुबह से वो नज़र नहीं आए। भाई ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर फ़ौरन बाहर चला गया। सहन में दोनों ख़ानदान जमा हो चुके थे। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। कोई कहता शायद नाराज़ होकर चला गया है, कोई कहता शायद किसी ज़रूरी काम से गया होगा, अभी वापस आ जाएगा। मगर घंटे गुजरते जा रहे थे और वो वापस नहीं आ रहा था। इसी दौरान मेरी भाभी भी अपने मैके वालों के साथ वहाँ पहुँच गई। उसके चेहरे पे खुशी की जगह खौफ था। वो बार बार अपने वालिद से पूछ रही थी आखिर हुआ क्या है, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक आदमी के ना होने से कितने लोग एक साथ बेचैन हो सकते हैं।
शाम के करीब मेरे ससुर ने सख्त लहजे में कहा, अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे, सब जगह खबर कर दो, उसे ढूंढा जाए। घर के कई मर्द फौरन निकल गए, कोई बस अड्डे की तरफ, कोई रेलवे स्टेशन की तरफ, कोई उसके दोस्तों के घरों में गया, मगर हर तरफ से मायूसी ही मिली। रात होने तक मेरा दिल जैसे पत्थर हो चुका था। मैं सुबह से एक ही कपड़ों में बैठी थी, न भूख महसूस हो रही थी न प्यास। मेरी नज़रें बार बार दरवाजे पे जाके रुक जाती, शायद अभी वो अंदर आएगा और कहेगा मैं आ गया हूँ, मगर हर बार दरवाज़ा किसी और के लिए खुलता। रात गए मेरे भाई ने मेरे पास बैठ के कहा, घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। मैंने पहली बार उसकी तरफ देख के पूछा, अगर वो खुद ही वापस ना आना चाहे तो? भाई मेरी बात सुन के खामोश हो गया। शायद उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी लम्हे बाहर से एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला, हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चला। पूरे घर पे ऐसी खामोशी छा गई कि किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। और उसी लम्हे मेरे ससुर ने फैसला किया, अगर सुबह तक वो वापस ना आया तो पुलिस को इत्तला दे दी जाए। मैंने सर झुका लिया, मेरे हाथ बेख्तियार कांप रहे थे, क्योंकि अब मेरे दिल में पहली बार ये खौफ पैदा हो चुका था कि शायद वो सिर्फ घर से नहीं गया, बल्कि इस रिश्ते से भी हमेशा के लिए चला गया है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा घर जाग चुका था। रात भर शायद ही किसी की आंख लगी हो। मेरे ससुर मुसलसल फ़ोन पे किसी न किसी से बात कर रहे थे। मेरे भाई और अब्बा भी वहीं मौजूद थे। हर आने वाला एक ही सवाल करता, कोई खबर मिली, और हर बार जवाब में खामोशी मिलती। मैं कमरे के दरवाजे के पास बैठी सबके चेहरे देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं हूँ, सिर्फ दूसरे लोगों की बातें सुन रही हूँ। सुबह कुछ देर बाद मेरे ससुर ने फैसला किया कि अब पुलिस को इत्तला दी जाएगी। वो मेरे भाई और चंद रिश्तेदारों को साथ लेके चले गए। घर में सिर्फ औरतें रह गईं। मेरी सास बार बार रोते हुए कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो ज़रूर किसी मुसीबत में होगा। मेरी नंद उन्हें दिलासा देती, मगर उसकी अपनी आंखें भी मुसलसल भीगी हुई थीं। मैं खामोश थी, क्योंकि मेरे पास न किसी को तसल्ली देने के लफ्ज़ थे, न अपने दिल को समझाने के लिए। दोपहर के वक्त मेरा भाई वापस आया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई अच्छी खबर नहीं मिली। उसे आगे सिर्फ इतना कहा, पुलिस से तस्वीर ले ली है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इत्तला भी कर दी जाएगी। अब इंतज़ार के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने आहिस्ता से पूछा, अगर वो खुद अपनी मर्ज़ी से गया हो तो? भाई ने फ़ौरन कहा, ऐसी बात मत सोचो, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में वही ख्याल बार बार आ रहा था। रात को उसके चेहरे पर जो खामोशी थी, वो किसी नाराज़ इंसान की नहीं, बल्कि किसी फैसले कर चुके इंसान की खामोशी थी। शाम के करीब अचानक एक पुलिस वाला हमारे घर आया। उसे मेरे ससुर को एक तरफ बुलाया। दोनों काफ़ी देर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। फिर मेरे ससुर के आंखों का रंग बदल गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। मेरे भाई फौरन उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ? काफ़ी देर बाद मेरे ससुर ने टूटे हुए लहजे में कहा, वो जिंदा है। ये सुनते ही सब ने एक साथ सुख का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने जो बात कही उसे पूरे घर की सांस रोक दी। उन्होंने कहा, वो अपनी मर्जी से गया है। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी फैल गई जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। मेरे भाई ने बेयकीनी से पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? मेरे ससुर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पुलिस को उसका फ़ोन आया था। उसे कहा, मुझे तलाश न करें, मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ। बस इतनी बात सुन के मेरी सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, उसने ऐसा क्यों किया? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? मगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसी रात दोनों ख़ानदान फिर एक साथ बैठे। इस बार किसी के चेहरे पे उम्मीद नहीं थी, सिर्फ थकन और बेबसी थी। मेरी भाभी एक कोने में बैठी मुसलसल रो रही थी। वो बार बार मेरे भाई की तरफ देखती, जैसे उसे डर हो कि अब उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। कुछ देर बाद मेरे भाई ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, अगर उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है तो उसे सिर्फ मेरी बहन की नहीं, हम सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। कमरे में बैठे सब लोग खामोश रहे। मेरे ससुर ने सर झुका के कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं लोगों को क्या जवाब दूं। मैंने पहली बार आहिस्ता से कहा, शायद जवाब हमें नहीं, उसे देना चाहिए जिससे ये फैसला किया। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं, मगर मैं दोबारा खामोश हो गई। अगले 2 दिन उसी बेयकीनी में गुजर गए। फिर तीसरे दिन पुलिस की तरफ से खबर आई कि उसे खुद राब्ता किया है और साफ कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया है और वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई, मगर असल धचका अभी बाकी था। शाम को मेरे भाई ने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, इससे मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे भाई ने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई उसी दिन हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं हर रोज़ अपनी बहन का चेहरा देखकर तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। मेरी भाभी फूट फूट के रोने लगी। वो बार बार कहती रही, मुझे सज़ा मत दो। मैंने कुछ नहीं किया, मगर मेरे भाई का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। मैंने दौड़ के भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये जुल्म मत करो, इसका क्या कसूर है? उसने मेरी तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू थे। वो बोले, जिस रस्म ने मेरी बहन से उसका घर छीन लिया, वो मेरी खुशी भी नहीं रहने देगी। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि गलत रस्म ने सिर्फ एक शादी नहीं तोड़ी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 4 जिंदगी अपने साथ ले डूबी थी। और अभी आखिरी जख्म बाकी था। जब
हमें उस शख्स की जुबान से सुनना था कि वो शादी की पहली ही रात क्यों चला गया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त पुलिस वालों ने दोनों खानदानों को थाने बुलाया। मैं भी अपने अब्बा और भाई के साथ वहां पहुंची। एक कमरे में हमें बिठाया गया। कुछ देर बाद एक अफसर अंदर आया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा वो खुद सामने नहीं आना चाहता, लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक बयान भेजा है। पहले आप ये सुन ले, फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि किसी की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अफसर ने मोबाइल चलाया तो उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो कह रहा था, मैं जिंदा हूँ और अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया हूँ। मुझे कोई अगवा करके नहीं ले गया। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले से बहुत लोग तकलीफ में हैं, लेकिन अगर मैं उस रात ना जाता तो सारी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की के साथ रहता जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर जिससे मेरी शादी सिर्फ एक रस्म की वजह से कर दी गई। मैंने अपने माँ बाप को बहुत समझाया था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मगर मेरी एक न सुनी गई। मैंने निकाह इसलिए पढ़ा कि मुझे कहा गया कि अगर इनकार किया तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मगर जब मैं उस कमरे में गया और मैंने देखा कि वो लड़की भी मेरी तरह खामोश और मजबूर बैठी है, तो मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों की ज़िंदगी दूसरों के फैसले की कीमत बन चुकी है। इसलिए मैं चला गया, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ उसे सज़ा नहीं देना चाहता था। कमरे में बैठे हर शख्स का सर झुक गया। वो आगे कह रहा था, अगर मैं रुक जाता तो शायद लोग कहते शादी हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं जानता था कि कुछ ठीक नहीं होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद मजबूरी पे हो, वो कभी खुशी नहीं दे सकता। मैं गलत ज़रूर हूँ कि बगैर बतलाए चला गया, मगर इससे बड़ी गलती वो थी जिसमें दो इंसानों की मर्जी पूछे बगैर उनकी ज़िंदगियाँ बांध दी गई। बयान ख़त्म हुआ तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरे ससुर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप के बैठ गए। मेरी सास फूट फूट के रोने लगी। मेरे अब्बा की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो किसी की तरफ देख नहीं पा रहे थे। उसी वक्त मेरे भाई ने आहिस्ता से अपनी जगह से उठ के अपनी बीवी को देखा। वो मुसलसल रो रही थी। उसे कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी खुशी मेरी बहन की बर्बादी बने, लेकिन आज जब मैं अपनी बहन को इस हाल में देखता हूँ तो मेरे अंदर सब मर जाता है। मेरी भाभी रोते हुए उसके कदमों के करीब आ गई और बोली, खुदा के लिए मुझे सज़ा मत दो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने ये शर्त नहीं रखी थी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेरे भाई की आंखों से भी आंसू निकल आए, मगर उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे अपनी बहन की टूटी हुई ज़िंदगी याद आएगी। ये रिश्ता अब मेरे लिए सांस लेने जैसा भी आसान नहीं रहा। मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और भाई का हाथ पकड़ा। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा मत करो, एक घर पहले ही उजड़ चुका है, दूसरा घर मत उजाड़ो। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, घर तो उसी दिन उजड़ गया जिस दिन हमें इंसान नहीं बल्कि बदले की चीज़ समझा गया। चंद हफ्तों बाद मेरे भाई ने उस लड़की को छोड़ दिया। जैसे मेरी भाभी अपने मैके वापस जा रही थी, वो बार बार मुड़ के हमारे घर को देख रही थी। अम्मी उसे गले से लगा के रो रही थी। मेरे भाई की आंखें भी सुर्ख थीं, मगर वो एक लफ्ज़ भी न बोल सका। मैं दरवाजे पे खड़ी ये सब देख रही थी। एक ही रस्म ने एक वक्त में दो दुल्हनों से उसके घर छीन लिए। इधर मैं अपने मैके वापस आ गई और उधर मेरी साबका भाभी भी अपने मैके में आ बैठी थी। मेरे भाई की मोहब्बत ख़त्म हो गई, मेरी शादी ख़त्म हो गई, मेरी भाभी का घर ख़त्म हो गया और उस लड़के ने भी अपना घर छोड़ दिया। चार जवान जिंदगियां सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि चंद लोगों ने यह मान लिया कि पुरानी रस्म इंसानों को खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। कई महीनों बाद एक दिन मैं सहन में बैठी थी कि हमारे गांव में एक नए रिश्ते की बात चल रही थी। किसी ने फिर वट्टे सट्टे का मशवरा दिया। मेरे अब्बा जो पहले हमेशा ऐसी रस्मों के हक में बात करते थे, उस दिन अचानक उठ के खड़े हो गए। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो तो कभी वट्टे सट्टे का नाम भी मत लेना। मैं अपनी आंखों से दो घर नहीं, चार जिंदगियां बर्बाद होते देख चुका हूँ। इंसान अपनी औलाद की शादी करता है उनकी ज़िंदगी बसाने के लिए, उनकी किस्मत तबाह करने के लिए नहीं। पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी के पास उनकी बात का जवाब नहीं था। आज कई साल गुजर चुके, मगर जब भी मैं किसी घर में वट्टे सट्टे की बात सुनती हूँ तो मेरे सामने एक ही मंजर आ जाता है। एक भाई जिसकी मोहब्बत इस सब पे ख़त्म हुई, एक लड़की जो शादी की पहली सुबह ही बेसहारा हो गई, एक दुल्हन जो बगैर कसूर अपने शौहर से जुदा कर दी गई, और एक लड़का जो अपनी शादी की रात अपना घर छोड़ के चला गया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि फरसूदा रस्में कभी घर नहीं बसाती, वो सिर्फ घरों की दीवारें खड़ी करती हैं जिनके अंदर रहने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता टूटते रहते हैं। इसीलिए रिश्ता हमेशा दो इंसानों की खुशी से बनना चाहिए, किसी रस्म, किसी जिद या किसी वट्टे सट्टे के सौदे से नहीं, क्योंकि जिस शादी में रजामंदी ना हो वहाँ खुशी नहीं, सिर्फ खामोश आंसू जन्म लेते हैं।